नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम कहानी पढ़ेंगे राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यह कहानी लिखी गई है। राही सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक संवेदनशील और यथार्थवादी कहानी है, जो गरीबों की पीड़ा, भूख की मजबूरी और सच्चे राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। यह कहानी जेल के परिवेश पर आधारित है, जहां मुख्य पात्र अनीता एक सत्याग्रही हैं और राही एक चोरी के समाज से माध्यम तत्कालीन समाज का चित्रण किया गया है। राही एक चोर है, चोरी करने वाली जो महिला है उसके बारे में बोला गया है। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी हमारे साथ ये कहानी का अध्ययन करिए। ये कहानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है और ख़ास करके यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी हुई यह कहानी है। तो चलो ठीक है, हम कहानी को शुरू करते हैं। राही सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कहानी। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? ये पूछती है अनीता, जो सत्याग्रही है, जो सत्याग्रह के अंतर्गत जेल में डाली गई है। चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांग रोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं, और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए कटोरा लेकर फिर बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की थी? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है, अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा गया था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वाले एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी। वहाँ वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे भी क्लास दिया गया था। फिर उसके घर वाले ने लिखा पढ़ी करके उसे एक क्लास में दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी, देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है? हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी। इसमें थोड़ा बहुत
टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। एक ही देश के निवासी कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोगों को बहुत आराम आराम कर कुछ लोग बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचार के अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो एक कैदी है जो जेल आए सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोगों को अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आम तौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आए और बी क्लास में झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कह सकते हैं हमारी चौथी जेल यात्रा है या हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य है कि हम जितने बार जेल आ चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से ऊपर दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलती है। हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। जेल से छूटने के बाद कांग्रेस की राजकीय सत्ता मिलती है। हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। और ये लोग बेचारे अपने अनाज चोरी के लिए इतना कष्ट सहते हैं। अनीता ने ये बातें सोच रही थी अपने जेल यात्रा के दौरान। फिर उसके बाद होता है अनीता सोच रही थी कल तो खद्दर की नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता यहाँ ये कहती है कि कल जो लोग खद्दर से नफरत करते थे अब वो लोग भी खद्दर पहनने लगे हैं, और जो लोग कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे वो लोग भी अब कांग्रेस से हाथ मिलाने लगे हैं और जेल में आते जाते रहते हैं कांग्रेस में अपना स्थान बनाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। इसमें वही चीज़ें दिखाई गई हैं। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसको काट रहा हो। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरी नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहुओं को चोरी की शिक्षा देती हैं, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते।
आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इसलिए इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में खोया हुआ पता आता है। कर्तव्य परायण का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की उसे समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं को कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यहाँ मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने कई छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उन्हीं आश्रम में कई तरह छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाकर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए जिन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिया है। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आप घर जाने को तैयार हो जाइए। आपके पिता बीमार हैं और बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की इच्छा रखते हुए मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। अब यहाँ से छूटने के बाद अनीता ने अपने जीवन में ठान लिया था कि हम इन मांगरूरी बिरादरियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि हमें उन गरीब भूखे नंगे लोगों की भी सहायता करनी चाहिए जो मजबूरी में चोरी करते हैं। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में यह कहानी आती है। खासकर यूजीसी नेट में यूनिट 7 में ये सिलेबस में लगी हुई कहानी है। तो चलो ठीक है, इस तरह से आज यह कहानी समाप्त होती है। अब आप सबसे हमारा नमस्कार।